सुबह का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए होते हैं और राजकुमार आदित्य अकेले और निहत्थे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं उस मायावी घोड़े को ढूंढ कर ही निकालूंगा। राजकुमार आदित्य अपने आप से बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी वो एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ही जगह गोल गोल घूमा जा रहा हूँ। राजकुमार आदित्य एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी एक लड़की रोते हुए और भागते हुए राजकुमार के पास आती है। अच्छा हुआ कि कोई मुझे इस जंगल के अंदर भी मिल गया। जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो गई है, मदद कीजिए। क्या हो रहा है ये? हाँ? क्या कहा? तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है? पर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं है, जल्दी चलिए, कहीं मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं शायद रास्ता भटक चुका हूँ। मुझे रास्ता पता है, आप मेरे साथ चलिए। उस लड़की के ऐसा कहते ही राजकुमार आदित्य उस बच्ची के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी दूरी तय करने के बाद, जहाँ तक मुझे याद है मैं भी इसी रास्ते से निकला था, तो फिर मैं इस जगह को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा था? अच्छा सुनो, आखिर हमें और कितनी दूर चलना है? बस इतनी ही दूर। इसके बाद का रास्ता आपको खुद तय करना होगा। खुद तय करना होगा? अरे भाई, इसका क्या मतलब है? तभी राजकुमार आदित्य को महसूस होता है कि वो जमीन के अंदर धंसते ही जा रहे हैं। अरे ये क्या? ये तो दलदल है। लगता है हम दोनों दलदल में फंस गए हैं। लेकिन तुम दलदल के ऊपर कैसे खड़ी हो? तुम धंस क्यों नहीं रही? हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम तो सच में कितने भोले राजकुमार हो। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या कि ऐसे किसी राह चलते पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या? तो इसका मतलब तुम मुझे यहाँ फंसाना चाहती थी, पर क्यों? इसका जवाब तुम्हें इसी दलदल के नीचे मिलेगा। चिंता मत करो, तुम नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में चली जाओगी जहाँ तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। यानी कि वो मायावी घोड़ा? उस लड़की के ऐसा कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और राजकुमार दलदल के अंदर धंसते ही जा रहे होते हैं। तो आखिरकार मैं तुम तक पहुँच ही गया, मायावी घोड़े। कुछ दिन के बाद जंगल के अंदर एक झोपड़ी होती है और एक लड़की अपने सर पर लकड़ियों की गठरी लेकर आती है। साक्षी जरा बाहर तो आना। कीर्ति के बुलाते ही साक्षी घर से बाहर आती है। साक्षी कीर्ति की छोटी बहन है। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो दोनों जंगल के अंदर ही एक साथ रहने लगी। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं सोच ही रही थी आप कहाँ होंगी। अच्छा हुआ आप भीगी नहीं। हाँ, वो मैं एक पेड़ के नीचे रुक गई थी। अच्छा, मैं ये लकड़ियों की गठरी लेकर आ गई। एक और गठरी रखी होगी, जाकर लिया। जी दीदी। अच्छा, एक बात बतानी थी। झोपड़ी के ऊपर शायद छेद हो गया है। बारिश में सारा पानी घर घुस गया था, बड़ी मुश्किल से साफ किया मैंने। बहुत अच्छा किया। ऐसे वक्त पर ही एक आदमी की जरूरत महसूस होती है, पर अफसोस ना हमारे पास कोई भाई है ना पिताजी हैं। काश मैं लड़का होती तो हमें इतनी तकलीफें ना झेलनी पड़ती। पर मुझे दीदी ही चाहिए, आपकी जैसी प्यारी और समझदार। मैं लकड़ियों की गठरियाँ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। इसे तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, पर मैं थक चुकी हूँ इस गरीबी में, ऐसी परेशानियों से जूझते। काश कि कोई चमत्कार हो जाए और हम रातों रात अमीर बन जाएं। दीदी ने तो कहा था यहीं कहीं उन्होंने लकड़ियों की गठरियाँ रखी हैं, पर मिली क्यों नहीं रही? साक्षी उन लकड़ियों की गठरियों को चारों तरफ ढूंढने लगती है,
पर उसे वो गठरियाँ मिल ही नहीं रही होती हैं कि तभी वो देखती है कि राजकुमार आदित्य एक घोड़े के ऊपर लकड़ियों की गठरियाँ लेकर जा रहे होते हैं। ये तो दीदी की काटी हुई लकड़ियों की गठरी लग रही है। तभी सोचो मिल क्यों नहीं रही है। जब कोई चोरी करके ले जा रहा हो तो मिलेगी कहाँ से। साक्षी उन गठरियों को ले जाते देख उनके पास भागते हुए जाती है। रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, क्या किसी और की लकड़ियों को ऐसे ले जाते हुए? लकड़ियाँ चाहिए तो खुद क्यों नहीं काटते? अच्छा, तो ये तुम्हारी लकड़ियाँ हैं? मुझे माफ करना, मुझे लगा ऐसे ही फेंकी हुई है तो मैंने उठा ली। कोई भला ऐसे लकड़ियों को बांधकर फेंक के चला जाएगा? क्या इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें? अब लाओ, दो मेरी लकड़ियाँ। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ सुंदर लड़की, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। अरे अब चलो, गलती की है तो इस गलती के लिए मैं ये लकड़ियाँ इस घोड़े की मदद से तुम्हारे घर तक ले चलता हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है ले जाने की इन्हें, मैं खुद भी ले जा सकती हूँ। अरे तुम्हारे तो नाक में ही गुस्सा भरा हुआ है। देखो मेरी बात मानो, मुझे मदद करने दो वरना मुझे बुरा लगेगा। वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा था। चलो ना, साथ चलते हैं, चलो। जिसके बाद वो दोनों घोड़े के साथ साक्षी की झोपड़ी की ओर जाने लगते हैं। दीदी देखिए, मैं आ गई। साक्षी के बुलाते ही कीर्ति घर से बाहर आती है। आने में इतनी देर कैसे हो गई? और ये तुम्हारे साथ कौन है? इसी की वजह से तो मुझे देर हो गई। ये चोर है, हमारी गठरियाँ लेकर भाग रहा था। अरे रे रे, भाग नहीं रहा था, ले जा रहा था। और मैंने कहा ना कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी कर रही हो। तुम्हारा सर कलम भी हो सकता है। क्यों? कहीं के राजकुमार हो क्या? सही पहचाना, मैं हूँ इस राज्य का इकलौता राजकुमार, राजकुमार आदित्य। क्या कहा? राजकुमार? तभी सोचूं कहीं तो देखे देखे लग रहे हो आप। क्या दीदी, आप भी किसी चोर की बातों में आ रही हैं? अगर ये राजकुमार होते तो हमारी गठरियाँ लेकर थोड़े भागते? हाँ, ऐसे जंगल में अकेले इस घोड़े के साथ है, ना कोई सैनिक है ना कोई रक्षा है। हाँ, क्योंकि मेरे अपने पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है मेरा, इसलिए मैं भागकर गुस्से में इस जंगल में आ गया शिकार करने। बिना तीर धनुष के शिकार? अरे तुम भी ना, क्या सवाल पे सवाल किए जा रही हो। राजकुमार खुद हमारी इस झोंपड़ी में आए हैं, उनका स्वागत करने के स्थान पर बहस कर रही हो। पर दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये कोई राजकुमार हो ही ना, कोई ठग हो जो हमें मूर्ख बनाकर हमें लूटने आए हो। साक्षी, हमारे पास भला ऐसा क्या है जो कोई हमसे लूटेगा? हम कितनी गरीबी में हैं, तुम्हें तो पता ही है ना। वैसे भी मैंने इन्हें एक बार देखा है, महाराज के साथ ये राजकुमार ही हैं। आप अंदर आइए, लेकिन एक क्षण माफ कीजिएगा, हमारी झोपड़ी में एक छोटा सा छेद हो गया है, बारिश का पानी अंदर आ सकता है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। अरे रे, कोई नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं खुद कर लूंगा। पर आप तो राजकुमार हैं, आप भला ये सब। कोई बात नहीं दीदी, अच्छा ही है ना, अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो करने दो ना इसे मदद। आप अंदर चलिए, हमें खाना भी बनाना है। ऐसा कहकर दोनों बहनें अंदर चली जाती हैं। दोनों बहनें देखने में कितनी सुंदर हैं, लेकिन छोटी वाली थोड़ी नक्चरी है, पर सबसे सुंदर तो वही लगी मुझे। चलो, कोई देख नहीं रहा है तो राजकुमार, मेरा मतलब है कि घोड़े इस झोपड़ी को ठीक करते हैं। जिसके बाद राजकुमार अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक रोशनी चमकती है और देखते ही देखते झोपड़ी का छेद बंद हो जाता है। तो बताइए राजकुमार, कोई मदद चाहिए या आप खुद की झोंपड़ी का छेद बंद कर देंगे? मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छेद तो मैंने बंद कर दिया है। छेद बंद कर भी दिया इतनी जल्दी, और हमें पता भी नहीं चला? ऐसे कैसे हो सकता है?
महाराज, मेरा बेटा आदित्य का कुछ पता चला? एक सप्ताह गुजर चुका है, पर अभी तक हम अपने पुत्र का पता नहीं लगा पाए हैं। अरे लानत है हमारे महाराज होने पर। मेरा बेटा बहुत ही भोला है। मुझे ठीक करने के लिए बेचारा उस मायावी घोड़े की कहानी को सच मानकर उसे ढूंढने चला गया। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना महाराज? नहीं महारानी, आप चिंता मत कीजिए। हम कैसे भी करके अपने पुत्र को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो किसी और ही दुनिया में क्यों ना हो। आप बस आराम कीजिए। ऐसा कहकर महाराज उस कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। प्रणाम महाराज। क्या बात है मंत्री जी, राजकुमार मिले? हाँ महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि महाराज राजकुमार जंगल में एक घोड़े के साथ दिखाई दिए हैं। क्या कहा? एक घोड़े के साथ? उन्हें हमारे पास जल्द से जल्द लाया जाए। जाइए। क्या बात है, क्या भोजन है, मजा आ गया। अरे सालों बाद मैंने इंसानी भोजन किया है। बहुत बढ़िया। इंसानी भोजन? हाँ, मतलब आम इंसानों के साथ। बहुत पहले बचपन में एक बार आम इंसानों के हाथों से भोजन किया था, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे खुशी है कि आपको हमारे हाथों का बना भोजन अच्छा लगा। अच्छा, मैं सुबह से देख रही हूँ तुम्हारे घोड़े को मैंने घास दिया है खाने के लिए, पर वो घास क्यों नहीं खा रहा है? हाँ? अरे उस बेचारे को घास दे दिया है क्या? हैं? वो घास नहीं खाता, उसे भी इंसानी खाना ही अच्छा लगता है। मुझे जो दिया है वो भी वही खाएगा। ऐसा कैसा घोड़ा है जो घास नहीं खाता? अरे ये राजमहल का घोड़ा है और राजकुमार का खास भी लग रहा है। हो सकता है उसे बस इंसानों का खाना ही अच्छा लगता होगा। राजमहल के घोड़े की बातों की बात ही अलग है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो सच में कितनी समझदार हैं। हाँ। जिसके बाद साक्षी घोड़े के लिए भी इंसानों वाला भोजन लेकर जाती है और वो घोड़ा भोजन खाने लगता है। ये तो सच में इंसानों का भोजन ही खा रहा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये राजकुमार बहुत ही अजीब है। सिर्फ आज की रात तुम यहाँ सो सकती हो, कल सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझे? अरे हाँ, मुझे भी झोपड़ी में रुकने का कोई शौक नहीं है। वैसे मैं सोऊंगा कहाँ? इसमें पूछने जैसा क्या है? इतनी बड़ी जमीन दिख नहीं रही है क्या? कहीं भी सो जाओ। हाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की। तुम्हें पता नहीं मैं राजकुमार हूँ और तुम एक राजकुमार को जमीन पे सुलाना चाहती हो? हाँ? अरे रे बेचारे राजकुमार, पहली बार ऐसे जमीन पर सोने की नौबत आ गई है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 खाट भी नहीं है। तुम्हें तो नीचे ही सोना पड़ेगा। अगर दिक्कत हो रही है तो अपने राजमहल क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तुम मखमल के बिस्तर में आराम से सो पाओगे। साक्षी, ऐसा मत बोलो, ये राजकुमार है, इनकी बेइज्जती मतलब राज्य की बेइज्जती। आप खाट पे ही सो जाइए। राजकुमार, हम दोनों नीचे सो जाएंगे। पर दीदी। कोई बात नहीं साक्षी, सिर्फ एक दिन की ही तो बात है। ठीक है, सो जाओ। जिसके बाद साक्षी गुस्सा होकर घर से बाहर आ जाती है। बाहर वो घोड़े के पास जाती है। देखो, हो सकता है ये मेरा सिर्फ एक भ्रम हो, और भ्रम है तो अच्छा है, पर जब से राजकुमार और तुम्हें देखा है तब से ही कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं जो पूछूंगी क्या तुम उसका जवाब दोगे? सिर्फ सर हाँ या ना में हिलाना, मैं समझ जाऊंगी। क्या तुम ही राजकुमार हो? साक्षी के ऐसा पूछते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और घोड़ा सिर ही नहीं हिलाता। मैं भी ना क्या सोचती रहती हूँ, ये तो बस एक घोड़ा है, इसे तो मेरी भाषा भी समझ ही नहीं आई होगी। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, भला एक घोड़ा कैसे राजकुमार हो सकता है? साक्षी अपने आप पर ही हंसने लगी
और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है, अचानक घोड़ा अपना सिर हिलाने लगता है, जिसे देख साक्षी चौंक उठती है। ये भगवान, इसका मतलब मेरा शक सही था, पर ये हो कैसे सकता है? साक्षी का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर अगली सुबह पता नहीं क्यों पर इस जगह से मुझे लगाव हो गया है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्यों ना आप आज भी यहीं रुक जाइए। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको इसे रोकना नहीं चाहिए। ये इस राज्य के राजकुमार हैं और राजमहल में सब इनकी चिंता कर रहे होंगे। तभी वहाँ मंत्री अपने 2 सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है। अरे राजकुमार, आप बिल्कुल ठीक हैं। ये देखकर कितना सुकून मिला। आपको पूरे राज्य में खोजा गया, लेकिन आप तो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मुझे लगा आप उस मायावी घोड़ी की कहानी को सच मानकर उसे ढूंढने निकल गए होंगे। अरे पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, अरे क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो कहानी पर विश्वास करके घोड़े को ढूंढने निकल जाऊंगा? हाँ पिताजी, अरे ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? मैं तो मंत्री हूँ। आपके पिता यानी महाराज तो राजमहल में हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी याददाश्त ठीक तो है ना? अरे हाँ, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, पर आप भी तो मेरे पिताजी जैसे ही हैं ना। आपको मेरी कितनी चिंता है और आपने मेरा कितना ध्यान रखा है, इसलिए मैंने आपको पिताजी कहा। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं राजकुमार, मुझे भला आपके किसी बात का बुरा कैसे लग सकता है? चलिए चलते हैं। माफ कीजिए मंत्री जी, पर मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कीर्ति जी से प्यार हो गया है और जब तक मैं उसका दिल जीत कर उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मना नहीं लेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आप सच कह रहे हैं राजकुमार? क्या आपको मैं सच में पसंद हूँ? दीदी, तू चुप कर साक्षी, हम बाद में बात करते हैं। राजकुमार, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। मैं तैयार हूँ शादी के लिए। सुना आपने? अब चलिए चलते हैं और आप दोनों भी शाम तक राजमहल आ जाइएगा। जिसके बाद राजकुमार अपने घोड़े के साथ वहाँ से राजमहल की ओर चला जाता है। दीदी, ये आपने क्या किया? आपने उस राजकुमार से शादी के लिए हाँ कर दिया, ये बिना जाने कि वो कैसा राजकुमार है भी या नहीं। आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, पर वो राजकुमार नहीं है, कोई बहरूपिया है। बंद कर साक्षी, अब बहुत हुआ। मुझे पता है तुझे उस राजकुमार से दिक्कत है, वो तुझे पसंद नहीं है और इसीलिए तू ये रिश्ता तुड़वाना चाहती है। पर मेरा क्या? तूने बस अपने बारे में ही हमेशा सोचा है। कभी ये सोचा है कि मुझे कैसा लगता है रोज रोज इस गरीबी में रहना? मैं परेशान हो चुकी हूँ इस गरीबी से। मुझे भी तो अच्छी जिंदगी जीने का हक है। अगर मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी तो मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी और तू भी खुश रहेगी। समझने की कोशिश कर साक्षी। दीदी, समझने की कोशिश तो आप करो, वो राजकुमार ठीक नहीं है। मुझे उस राजकुमार से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस एक सुकून और अच्छी जिंदगी चाहिए। चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी शादी करनी पड़े, मैं कर लूंगी। कीर्ति साक्षी की एक भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार महाराज से मिलते हैं। तो अब मिल ही गए। स्वागत है आपका। हमने कहा था ना कि मायावी घोड़े जैसा कुछ भी नहीं होता, वो बस एक कहानी है। फिर क्यों गए बिना हमारी मर्जी के? अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं मायावी घोड़े को ढूंढने नहीं गया था। मुझे किसी ने खबर दी कि पूर्व की तरफ एक सिद्ध साधु आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और उनके पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे किसी की भी कोई भी बीमारी पल भर में ठीक हो सकती है।
मैं बस उनसे ही मिलने गया था। जिसके बाद वो सभी महाराज के कक्ष में जाते हैं। जल्दी से वो जड़ी बूटी अपनी माँ को खिलाइए। आपके जाने के बाद से इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती ही जा रही थी। जल्दी जल्दी कीजिए। महाराज के ऐसा कहते ही राजकुमार अपनी माँ को वो जड़ी बूटियाँ खिला देता है। क्या हुआ राजकुमार? आपने कहा जड़ी बूटियां खाने से वो पल भर में ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तो अभी भी बहसो हैं। हाँ? तभी वहाँ एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो। राजकुमार, जंगल से वो दोनों लड़कियां आ चुकी हैं। लड़कियां? कौन सी लड़कियां? हाँ? वो महाराज, राजकुमार को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ आपकी माँ बिस्तर पर पड़ी मौत से जूझ रही है और आपका ध्यान लड़कियों पर है। राजकुमार! पिताजी, मैंने कहा ना, माँ ठीक हो जाएगी। इस जड़ी बूटी का असर होने में थोड़ा समय लगेगा। वो शाम तक ठीक हो जाएंगे पिताजी। तो जब तक आपकी माँ को होश नहीं आ जाता, आपको सिर्फ अपने माँ के पास ही होना चाहिए। मैं उन दोनों के रहने की व्यवस्था करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। वैसे भी जिसे अभी तक होश ही नहीं आया है, उनके पास बैठने का भला क्या मतलब। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है। ये क्या था मंत्री जी? जो बेटा अपनी माँ से एक पल के लिए अलग नहीं रहता था, आज वो एक लड़की के लिए अपनी माँ का ध्यान तक नहीं रख रहा। अरे, तो आखिर तुम दोनों आ ही गए। मुझे लगा था साक्षी तुम्हें आने ही नहीं देगी, लेकिन तुम आ ही गई। हाँ? आपने बुलाया तो मुझे तो आना ही था राजकुमार। बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आओ। नहीं, हमें सबसे पहले अपनी माँ के पास ले चलो। हमें महारानी की तबीयत देखनी है। भला तुम्हें महारानी की तबीयत क्यों देखनी है? हाँ? खैर, इस तरफ जाओ। महारानी, मेरा मतलब है माँ का कमरा इस तरफ है। जाओ। राजकुमार साक्षी और कीर्ति को महारानी के कमरे की ओर ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महारानी को होश आ जाता है। आदित्य, आदित्य। महारानी, आपको होश आ गया? मतलब वो जड़ी बूटी सच में असरदार है। आप उठिए। आप उठिए मत। आराम कीजिए, आराम कीजिए। राजकुमार आदित्य हमें मिल चुके हैं, हम उन्हें बुलाकर लाते हैं। रुकिए। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। अरे माँ, अब होश में आ गई। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, ये जड़ी बूटी खाकर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी महारानी। हाँ, मेरा मतलब माँ, अच्छा हुआ आप होश में आ गई, वरना पिताजी पता नहीं कितना गुस्सा करते मुझ पर। आदित्य, अपनी माँ के पास बैठो। वो कब से तुम्हें देखने के लिए तरस रही हैं। पिताजी, मैं बैठकर क्या करूंगा? हाँ? माँ को भी आराम की जरूरत है। माँ, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, ठीक है? कौन हो तुम? कौन हो? अरे अरे, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ, राजकुमार आदित्य। झूठ मत बोलो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। कहाँ है मेरा बेटा? महारानी, आप ये क्या बोल रही हैं? लगता है आपको आराम की बहुत जरूरत है। ये आपका बेटा है। नहीं महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये हमारा बेटा नहीं है। मैं एक माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान सकती क्या? ये मेरा बेटा आदित्य हो ही नहीं सकता है। ये कोई बहरूपिया है। मेरा बेटा तो मुझे छोटी सी खरोच आने पर भी उसका दिल बैठ जाता था और कितना परेशान होता था वो, और इसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। महारानी, हमें भी इनका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन विश्वास कीजिए, ये हमारा ही बेटा है। आप आराम कीजिए। राजकुमार, आप जाइए, हम इनका ध्यान रख लेंगे। जाइए।
तो कैसा लग रहा है राजकुमार आदित्य घोड़ा बनकर? मुझे तो राजकुमार बनकर बहुत ही आनंद आ रहा है। और पता है, एक भोली भाली लड़की भी मेरे प्यार में फंस गई है। बहुत जल्द उससे शादी करने जा रहा हूँ। और तुम अपनी माँ की चिंता मत करना, वो अब बिल्कुल ठीक हैं। हमारे सौदे के हिसाब से मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हारी माँ को ठीक कर दिया। अब तुम्हारी बारी। जीवन भर अब तुम घोड़े बनकर ही रहोगे और मैं बनूंगा इस राज्य का राजकुमार। राजकुमार ऐसा कहकर जोर जोर से हंस रहा होता है कि तभी पीछे से साक्षी आ जाती है। तो ये बात है, मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। आज पता चला कि तुम असल में हो कौन। किताबों में लिखी वो मशहूर मायावी घोड़े की कहानी जो लोगों से सौदे करके उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन बेचारा अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहानी सच है। तो तुमने सब सुन लिया है, पर क्या फर्क पड़ता है? आखिर कौन ही भरोसा करेगा तुम पर? कौन मानेगा कि कहानी का मायावी घोड़ा सच में है? पर मुझे तो किसी को भरोसा दिलाना ही नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम बिना किसी सौदे किए किसी लड़की से शादी कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतनी आजादी है? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने राजकुमार से सौदा किया था और उसका जीवन मांगा था। मैं उसकी जगह जिंदगी जीऊंगा। जिंदगी जीना और शादी करना दो अलग इच्छाएं हैं। क्या दो अलग इच्छाओं के लिए एक ही सौदा करना तुम्हारे नियमों के हिसाब से सही है? क्या होगा अगर तुमने नियम तोड़ा? तुम मर जाओगे, क्यों, है ना? तो आखिर मैं क्या करूं? मैं बस एक आम इंसान की तरह जीना चाहता हूं और अपना एक परिवार बनाना चाहता हूं। अगर मैं शादी ही नहीं कर पाया तो मेरे सपनों का क्या होगा? चिंता मत करो, मैं करूंगी तुमसे शादी। बदले में मुझे भी तुमसे सौदा करना है। क्या कहा? सच कह रही हो? तुम करोगी मुझसे शादी? अब बताओ बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं सब पूरी कर सकता हूँ। क्या इस राजकुमार को पहले जैसा करना है? हाँ? नहीं, मुझे तो कुछ और ही चाहिए तुमसे। क्या बात है लड़की, तुमने हम सबको यहाँ इस जंगल में क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा दीदी, पर राजकुमार और आपकी नहीं बल्कि मेरी और राजकुमार की शादी होने वाली है। ये तुम क्या बोल रही हो साक्षी? पर तुम्हें तो राजकुमार पसंद नहीं है। पर अब ये मुझसे प्यार करने लगी है और मैं भी। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मायावी घोड़े। मायावी घोड़े? ये तुम क्या बकवास कर रही हो साक्षी? तुमने तो कहा था यहाँ हमारे रिश्ते की बात होगी, तो ये सब क्या है? रिश्ते की बात तो मैंने कर दी, अब वो बात करूंगी जिसे जानना आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। महारानी, आप बिल्कुल सही थी। ये आपका बेटा है ही नहीं, ये वो मायावी घोड़ा है जिसकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। ये आप क्या कह रही हैं साक्षी जी? भला ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे पता था आप सबको बिना सबूत के ये यकीन दिलाना कितना मुश्किल है, इसीलिए मैंने खुद इससे एक सौदा किया है। मैं इससे शादी करूंगी, बदले में ये मुझे कुछ जादुई शक्तियाँ देगा और आज उन शक्तियों का मैं प्रदर्शन करने जा रही हूँ। ध्यान से देखिए। ऐसा कहते ही साक्षी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथों से एक चमकीली रोशनी चमकती है और राजकुमार हवा में लटक जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो साक्षी? मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। ये कैसे संभव हो सकता है? यह संभव है। इसका मतलब ये सच में एक मायावी घोड़ा है। बेटी, अगर ये मायावी घोड़ा है तो मेरा बेटा कहाँ है? क्या वो कहाँ है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? आप चिंता मत कीजिए महारानी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है और आपके बगल में ही है।
ये जो घोड़ा दिख रहा है और कोई नहीं बल्कि राजकुमार आदित्य ही हैं। इन्होंने आपके प्राण बचाने के लिए आजीवन घोड़ा बने रहने के लिए भी अपने आप को सौंप दिया और इस मायावी से सौदा कर बैठे। तो क्या ये मेरा बेटा है? बेटा आदित्य, आखिर क्यों किया तूने ये मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग? आप चिंता मत कीजिए महारानी, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुनो मायावी घोड़े, अब सबको तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है, तो भलाई इसी में है कि तुम राजकुमार को पहले जैसा कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर से घोड़ा बन जाऊंगा और मुझे इंसान बनकर ही रहना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो हम फिर से एक सौदा करती हैं। अगर तुम जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले गए और राजकुमार को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगी, नहीं तो इतनी ऊंचाई से तुम्हें फेंकूंगी कि तुम बच नहीं पाओगे। बताओ, फेंकूं? नहीं 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 नहीं, मत फेंको। मैं ठीक कर दूंगा और जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस चला जाऊंगा। बस मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। जिसके बाद साक्षी उस मायावी घोड़े को नीचे उतार देती है और वो घोड़ा राजकुमार पर जादू करता है और राजकुमार फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और वो मायावी घोड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। महारानी अपने बेटे को वापस पाकर जोर जोर से रोने लगी और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हुए और सब ठीक हो जाता है।